the lecture. Yeah. Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So today we are going to start a new lecture for 10th standard ICSE students, and the subject is history. We are going to start chapter number 8, that is the national movement, the mass phase, presented by me, Zahir sir. लेक्चर शुरू करूं उससे पहले, अरे यार, just a moment, let me log out from this. अच्छा, लेक्चर शुरू करूं उससे पहले गांधी जी के बारे में साउथ अफ्रीका वाला पार्ट स्किप कर देता हूं कि भाई गांधी जी का जीवन क्या था वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि गांधी जी जब भारत में आते हैं, ठीक है, और भारत में वो आए थे 9th ऑफ जनवरी 1915। अब मैंने शायद आपको लेक्चर में बताया था कि इस दिन जो है हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, राइट। बिफोर कोरोना मुझे याद है जब मैं पढ़ाई कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो यही रिवर फ्रंट पे आश्रम रोड है, आपने सुना होगा आश्रम रोड वाला एरिया जो है, वहाँ रिवर फ्रंट पे इसका समारोह होता था। तो वहाँ पे मैंने अटेंड किया था और उसके बाद 9 जनवरी के बाद 14-15 जनवरी को वहाँ पर है ना काइट फेस्टिवल होता था, ठीक है, तो वो भी मैं अटेंड करता था क्लास के बहाने। बस यही बताना था आपको, इसलिए याद है मुझे। तो अब क्या है कि गांधी जी भारत आते हैं, तो जब गांधी जी 1915 में भारत आते हैं तो तुरंत, मैं नहीं कहूंगा कि है ना तुरंत ये जो है कि भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कूद पड़ते हैं, नहीं, नो, ठीक है, या फिर अपना पॉलिटिकल करियर वापस से शुरू करते हैं यहाँ पर, नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। 1915 में जब भारत आते हैं गांधी जी, तो तकरीबन 1 साल या 2 साल, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भारत का दर्शन करने निकलते हैं, मतलब सोसाइटीज को, मतलब एक तरीके से कहेंगे कि भारत को एक नया देश था इनके लिए, क्योंकि तकरीबन 25 साल या 22 साल, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इतना समय वो साउथ अफ्रीका रहे थे, ठीक है, तो तब भारत बहुत, मतलब ये छोड़कर गए थे भारत को और भारत वापस आते हैं तो चेंज हो चुका था, तो ये चाहते थे कि मैं सोसाइटी को जानूं, राइट, और इसीलिए ये भारत का दर्शन करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, अपना नॉलेज गेन करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे कि मैंने कहा आपको कि जो जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेटर्स क्या करते हैं, पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं, छोटी मोटी प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाकर मेन गेम में आते हैं, है ना। तो वैसे ही गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी, मैं अपना यहाँ पर पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गांधी जी ने किया ही ऐसा, लेकिन क्या है, गांधी जी ने कहेंगे 1917 से लेकर 1919 तक, राइट, 1918 तक यहाँ पर नेट प्रैक्टिस की, ठीक है, एक तरीके से टेस्ट मैच खेला, आप समझ लीजिए इसको, राइट। और वो टेस्ट मैच या फिर अपना जो कहेंगे कि आंदोलन थे, ठीक है, उसका जो मॉडल यहाँ पर लोगों को इंट्रोड्यूस करना था, राइट, उसके लिए थोड़े बहुत यहाँ पर आंदोलन में पार्ट लिया। जैसे पहला जब आते हैं तो कहेंगे चंपारण, ठीक है, जो पार्ट है बिहार का, बिहार का एक गांव है, एक इलाका है, एक प्रोविंस है, वहां पर कहेंगे ये किसानों के साथ आंदोलन करते हैं, क्यों करते हैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद कहेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है, तो अहमदाबाद में आते हैं। फिर इसके बाद खेड़ा, राइट, अगेन इन गुजरात, ये दोनों गुजरात में ही है, राइट, तो यहां पर सत्याग्रह करते हैं। तो ये सब क्या था, ये सब छोटी मोटी मैच थी, राइट, आप इसको नेट प्रैक्टिस ले लीजिए या फिर टेस्ट प्रैक्टिस ले, जो भी है, राइट, फिर वर्ल्ड कप खेलेंगे अपने बाद में, ओके। तो ये सारे छोटे मोटे आंदोलन थे। अब देखिए जैसे चंपारण है, तो चंपारण में, चंपारण का, अच्छा, चंपारण से याद आया कि चंपारण का एक फेमस डिश है, ठीक है, चंपारण का मटन, जो भी बिहार से होंगे उनको पता होगा कि चंपारण का एक फेमस ये करी है, मटन करी, राइट, अगर मौका मिले तो खाइएगा, आप में जो खाते हैं नॉन वेजिटेरियंस है वो, राइट, मुझे भी खाना है, जाकर कभी खाएंगे, राइट। तो चंपारण में क्या था कि जो किसान थे उनको मजबूर किया जा रहा था इंडिगो उगाने के लिए, ठीक है, इसको हम 3 कठिया सिस्टम कहते हैं, राइट, 3 कठिया सिस्टम, राइट। इसमें होता क्या था कि अपना जो लैंड है उसका तकरीबन इतना हिस्सा इंडिगो उगाना था इसमें,
प्लांटर्स को, जो भी प्लांटर्स है जो कॉन्ट्रैक्ट में आए थे या जो भी है, राइट। अब उसमें होता क्या है कि इंडिगो प्लांटेशन से, ये इंडिगो क्या है, एक इंडिगो एक नेचुरल डाई बनता है इससे, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स जो है कॉटन ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, राइट। उनका मेन जो बैकबोन था वो कॉटन ही था, टेक्सटाइल ही था। तो टेक्सटाइल में क्या लगता है, टेक्सटाइल में लगता है कलर, और ये कलर कहाँ से आता है, इंडिगो से आता है। तो ये लोग मजबूर करते थे हमारे फार्मर्स को क्या प्रोड्यूस करने के लिए, तो कहेंगे इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। और इसी को देखकर सारे जो चंपारण के फार्मर्स थे, इन्होंने इनवाइट किया गांधी जी को कि बोले आप आइए और कहेंगे कि हमें इस दुविधा से निकालिए। तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया वगैरह वगैरह, और फिर गांधी जी को इन मतलब उसकी कमेटी में इन्वॉल्व किया गया, और फिर कहेंगे एक तरीके से सत्याग्रह सफल हुआ, राइट, ठीक है, सक्सेसफुल हुआ। ओके, तो ये चंपारण के बारे में है। फिर उसके बाद कहेंगे कि दूसरा जो सत्याग्रह था वो था अहमदाबाद में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, जहां पर अहमदाबाद में फेमाइन आया था, और उसकी वजह से जो यहाँ के वर्कर्स थे ये सब जाने लगे, यहां से छोड़कर अपने गांव जाने लगे। तो ये वर्कर्स को रोकने के लिए ये मिल मालिकों ने क्या किया, ये मिल मालिकों ने इनका दुगना सैलरी दिया। लेकिन जब ये आपदा खत्म हुई, ये प्लेग खत्म हो गया, फिर क्या किया, ये मिल मालिकों ने ये वर्कर्स का जो वेज था, जो कहेंगे सैलरी था, वो रिड्यूस कर दिया, राइट। तो वर्कर्स आ गए स्ट्राइक पे, बोले नहीं ऐसा नहीं करना है आपको, राइट। और फिर अगेन गांधी जी इंटरवीन, और ये वर्कर्स और मिल मालिक जो थे इनके बीच में जो सेटलमेंट हुआ, राइट, ये भी कहेंगे एक तरीके से अहमदाबाद सत्याग्रह था। और अल्टीमेटली कुछ वर्कर्स को 35% इंक्रीज मिला सैलरी का, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है, खेड़ा, ठीक है। तो खेड़ा में होता क्या है कि एक तरीके से इनका क्रॉप फेल हो चुका था, सारे फार्मर्स का, राइट। एंड गांधी जी इंटरवीन करते हैं, मतलब सॉरी, गांधी जी बाद में आते हैं, लेकिन क्या है कि सरकार जो है ये प्लांटर्स से या ये फार्मर्स से लगान मांग रही थी, बोले चाहे आपका क्रॉप फेल हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, हमें तो चाहिए लगान। तो कुछ फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, और ये प्रोटेस्ट में गांधी जी आते हैं बीच में, और फिर अगेन दिस सत्याग्रह वाज आल्सो सक्सेसफुल। ये सक्सेसफुल होता है, और यहां पर ब्रिटिश सरकार मान जाती है कि भाई जिसका जेन्युइनली क्रॉप फेलियर हुआ है उससे हम लगान नहीं लेंगे, राइट। तो दिस वर सम ऑफ हिज अचीवमेंट्स when he before coming to the limelight or before coming to the Indian freedom movement, okay, ठीक है। तो ये तीन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, आपको बताना था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर चाहे तो आप दूसरी बुक्स रिफर कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी बुक में थोड़ा बहुत दिया है, तो मैं आपको वही समझा देता हूँ क्या है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर, ठीक है। तो लिखा है गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 एंड स्पेंट द नेक्स्ट 4 years इन स्टडिंग द इंडियन सिचुएशन, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 1917 एंड 19 he was involved in 3 significant struggles, that is in Champaran, Bihar, Ahmedabad, and Kheda, that is in Gujarat. The indigo cultivators of Champaran were bound by law to grow indigo on 3:20 या 3/20 of their land and sell to the British planters at prices fixed by them. सोचो कि आपको मजबूरी में एक तो 3/20 लैंड पे आपका इंडिगो उगाना है, और प्राइस भी जो ब्रिटिश प्लांटर्स बोलेंगे वही प्राइस पे आपको देना है इनको, तो ये एक तरीके से ज्यादती था। द पीजेंट्स ऑफ चंपारण इनवाइटेड गांधी जी to take up their cause, but the district authorities banned his entry into the district, ठीक है। मतलब आप समझिए कि एक तरीके से गांधी जी थ्रेट बन के आ रहे थे फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश ने इनको बैन कर दिया, मतलब अगर आप आएंगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन देन ऑल्सो ये एंटर्ड, बोले सही है, अगर आपको आपका अगर लॉ कोई मैं तोड़ रहा हूं तो मुझे आप अरेस्ट कर लेना। एंड ही ऑफर्ड सत्याग्रह एज अ रिजल्ट ऑफ विच an enquiry was conducted into the conditions of peasants. This helped in giving the indigo cultivators much relief, ठीक है। जो ये इंक्वायरी हुआ था, जो कमीशन बैठा था, उसी के मेंबर गांधी जी को बनाया जाता है। He was one of the members of this
इंक्वायरी कमीशन, जो पीजेंट्स का जेन्युइनली जो चीज था उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती है, एंड ये सक्सेस, ये मतलब ये भी सत्याग्रह सक्सेसफुल होता है। अब उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। गांधी जी लेड द मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद इन अ स्ट्राइक अगेंस्ट द मिल ओनर्स हु हैड रिफ्यूज्ड टू पे देम हायर वेजेस। ही अंडरटुक अ फास्ट। Afraid of the consequences, the mill owners agreed to give a 30% increase in the wages. The crops failed in Kheda. अब खेड़ा की बात है. The peasants were not in a position to pay land revenue. जो लगान है वो पे करना नहीं चाहते थे क्योंकि crops fail हो चुके थे. The government refused to forego the land revenue. Government ने मना किया, भाई लगान तो देना पड़ेगा, right? Gandhi ji organized the peasants to offer satyagrah. The peasants refused to pay the revenue and forced the government to arrive at a settlement with peasants. ठीक है, राइट? तो क्या हुआ, यहां पर भी एक तरीके से गांधी जी यहां पर भी सक्सेसफुल होते हैं, राइट? द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स इन द सत्याग्रह ब्रॉट गांधी जी इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द मासेस। आपको समझ में आया कि गांधी जी ने क्यों किए थे सत्याग्रह? ताकि गांधी जी की जो मेथड है, ठीक है, राइट, उससे लोग फेमिलियर हो जाए कि भाई हमें क्या करना है, राइट? हमें नॉन वायलेंस सत्याग्रह क्या होता है, राइट, वो सारी चीजें करनी है। और ये बखूबी आपके बुक में डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप उसको, मैं चाहूंगा आप उसको रीड कर लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज मेथड्स, लेकिन ये सिलेबस में हमारे नहीं है। ओके, अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज द रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसको ब्लैक बिल कहा गया है। क्या कहा गया है? अब यहां से आपका सिलेबस शुरू होता है, यहां से ओरिजिनली आपका चैप्टर शुरू होता है, तो ध्यान रखिएगा। ये एक ब्लैक बिल है, या कोई कोई बुक्स में ब्लैक एक्ट भी लिखा गया है। ये किसने बोला ऐसा? तो कहेंगे जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि भाई ये एक काला कानून है। क्यों एक काला कानून है? क्योंकि आप देखिए 1919 की बात है, ठीक है, राइट? अब आप समझिए इस चीज को कि 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर हम देखें तो होम रूल लीग भी खत्म हो चुका है, राइट? अभी 1919 में क्या आया था? तो कहेंगे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, दैट इज मॉन्टेग एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, राइट? और इससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, राइट? वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। सो गांधी जी मतलब सॉरी, द ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश सरकार जो थे, वो चाहते थे कि भाई कहीं ना कहीं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के डिससेटिस्फैक्शन को लेकर वापस से कहीं कुछ ना हो जाए, इसीलिए ये लोगों ने एक एक्ट पास किया था, एंड दैट वाज रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब ये रॉलेट एक्ट था क्या? तो कहेंगे कि इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ब्रिटिश सरकार के पास ये पावर था कि वो किसी को भी, एनी पर्सन, ठीक है, किसी को भी वो क्या कर सकते हैं? डिटेन कर सकते हैं, इम्प्रिजन कर सकते हैं, ठीक है, राइट? जस्ट जब उनको कोई डाउट हो, ओके, जस्ट उनको कोई डाउट हो कि भाई ये जो है कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उसको हम डिटेन कर सकते हैं। तो डिटेन तो कर दिया, लेकिन उसके बाद इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो जाके अपने कोर्ट में केस लड़ पाए या अपने बिहाफ पे कोई लॉयर रख पाए, ऐसा कोई भी इसके पास राइट नहीं था। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या था? एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन था। आपको सिविक्स मैंने सिखाया नहीं शायद, लेकिन 9th में हमने सीखा था कि हेबियस कॉर्पस एक रिट था, जहां पर किसी की बॉडी को, या किसी को मतलब टू हैव अ बॉडी ऑफ, ऐसा कुछ था 9th में, याद होगा आपको सिविक्स में, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, तो ये हेबियस कॉर्पस नहीं था उस समय पे, राइट? मतलब नहीं लगा था तो सही, लेकिन इसका यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग अगर किसी पर्सन को रॉलेट एक्ट में आपने डिटेन कर दिया है। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये था रॉलेट एक्ट के बारे में। अब रॉलेट एक्ट को हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। There was a great reaction among the Indians to the Montfort reforms, that is Montag-Chelmsford reforms. The reforms of 1919 failed to satisfy the Indians, है ना? मैंने कहा ना कि क्या था कि भाई ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स था, इससे हम सेटिस्फाइड नहीं थे, और सरकार कहीं ना कहीं ये आकलन कर रही थी कि वापस से कोई मूवमेंट ना शुरू हो जाए। हो सकता है कि होम रूल मूवमेंट जैसा कोई मूवमेंट शुरू हो जाए, राइट? ठीक है, तो इसको सप्रेस करने के लिए ये लोग ने क्या किया? रॉलेट एक्ट को पास किया। द कंसेशंस ग्रांटेड टू देम वर मच बिलो देयर एक्सपेक्टेशंस,
The Indian National Congress, at its annual session held at Amritsar, described them as inadequate. किसको? तो कहेंगे ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स को. Okay, they were inadequate, they were unsatisfactory, they were disappointing. While the assertive nationalists did not approve them and the early nationalists welcomed them. देखो यहां पर अगेन क्या है, एक तरीके से हम देखते हैं कि दोनों की अभी भी नहीं बन रही. एक तरीके से असर्टिव नेशनलिस्ट बोलते हैं नहीं हमें चाहिए स्वराज, लेकिन अर्ली नेशनलिस्ट बोलते हैं जो मिल रहा है चुपचाप ले लो यार, कम ऑन. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये लोग ने वादा किया था ना हमें, तो देखो ये दे तो रहे हैं हमें. एक तरीके से जो अगस्त डिक्लेरेशन है, ठीक है, राइट, उसका ही तो ये पार्ट है. क्या पार्ट है? 1919 के रिफॉर्म्स, है ना, तो ये ले लो. ओके, सो देयर वाज अगेन अ स्प्लिट इन द कांग्रेस. दिस टाइम the early nationalists left the Congress and the assertive nationalists came to dominate it. The atmosphere was surcharged with passion and excitement. The English were afraid lest the people should launch an agitation. आया समझ में? क्या था कि अंग्रेज सरकार डर गई थी कि कहीं ना कहीं अगर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से जो डिससेटिस्फैक्शन है, कहीं ना कहीं ये लोग डर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये क्या शुरू हो जाएगा, एक तरीके से वापस से ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाएंगे और हम ये झेल नहीं सकते. इसीलिए रॉलेट एक्ट पास किया गया था. विद दिस फियर इन माइंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द रॉलेट एक्ट इन मार्च 1919 टू क्रश एनी पॉपुलर और revolutionary movement. It gave powers to the government to arrest and to detain suspected persons. जिसको शक है, जिसके ऊपर शक है, उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, उसको हम इम्प्रिजन कर सकते हैं, उसको हम डिटेन कर सकते हैं. एंड टू सर्च देम विदाउट अ वारंट एंड टू इम्प्रिजन देम विदाउट एनी ट्रायल. एनी पर्सन अंडर दिस एक्ट हैड नो राइट टू अपील टू वकील और टू दलील. ठीक है, ना ही आप अपील कर सकते हैं अपनी रिहाई के लिए, ना ही आप कोई वकील रख सकते हैं, ना ही कोई आप इसके खिलाफ दलीलें कर सकते हैं. ओके, टू कोट पंडित नेहरू, बाय दिस एक्ट द गवर्नमेंट गॉट ऑटोक्रेटिक राइट्स टू कर्ब द सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम. द एक्ट केम टू बी नोन एज द ब्लैक बिल. ओके, तो रॉलेट एक्ट क्लियर है बेटा? इसके बारे में रॉलेट एक्ट क्या था? क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप. क्लियर है? रॉलेट एक्ट क्या है? ओके, यस, ठीक है. तो ना ही आप हेबियस कॉर्पस लगा सकते हैं इसके खिलाफ कि भाई आपने जिसको डिटेन किया उसको सामने लाइए कोर्ट में, है ना. हेबियस कॉर्पस में यही होता है ना कि भाई जिसकी बॉडी मतलब किसी को इलीगली डिटेन करके रखा है तो कोर्ट के सामने पेशी कीजिए, हम देखेंगे, जांचेंगे कि भाई इनको जो अरेस्ट किया है क्या वो लीगल है या नहीं है, राइट. तो इसमें भी ना ही कोई वकील ना ही कोई दलील, मतलब क्या है, हेबियस कॉर्पस भी नहीं होगा इसके अंदर, ऐसा. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ द पीपल. अब रिएक्शन क्या होगा? यही होगा कि गांधी जी आते हैं और एक सत्याग्रह शुरू करते हैं. कब शुरू करते हैं? 6 अप्रैल 1919 को. सोचो, मार्च में ये आया, यहीं कहीं लिखा था कि मार्च में ये आया. चलो नहीं, हाँ ये रहा, रॉलेट एक्ट इन मार्च. ठीक है, मार्च में आता है 1919 में, और फिर हम लोग क्या करते हैं? अप्रैल में हम लोग इसके खिलाफ शुरू कर देते हैं. क्या शुरू कर देते हैं? तो कहेंगे कि वही सत्याग्रह. गांधी जी आते हैं, अब देखो फोर फ्रंट पे आ गए, अब डायरेक्टली वर्ल्ड कप खेलने आ गए, है ना. छोटी मोटी मैच तो खत्म कर ली, जीत ली, अब क्या है, वर्ल्ड कप खेलेंगे. तो यहां पर 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया हड़ताल करो. ठीक है, राइट. और जहां मैंने पढ़ा है वहां पर आप सोचिए कि गांधी जी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो गांधी जी क्या करते हैं? जो होम रूल के जो वॉलंटियर्स हैं, ठीक है, इनको अपील करते हैं कि आप मेरा साथ दीजिए. जो होम रूल में जैसा हुआ था ना, ठीक है, वैसे ही यहां पर भी क्या है कि होम रूल के जो वॉलंटियर्स थे, जो घर घर जाके लोगों को समझाते थे वगैरह वगैरह, जो इस मूवमेंट को शुरू करते थे या फिर इस मूवमेंट के बारे में एजुकेट करते लोगों को, इसके प्रोग्राम्स से फेमिलियर करवाते थे, तो वैसा ही गांधी जी ने भी उनसे हेल्प मांगा और कहा कि प्लीज मेरा जो सत्याग्रह है उसको आप पहुंचाइए, इसको वर्ल्ड मतलब सॉरी नेशन वाइड बनाइए. ठीक है, राइट. तो यही चीज होता है. अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ द पीपल. रिएक्शन क्या था लोगों का? दिस एक्ट वाज अ ब्लॉट ऑन द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियंस एंड द नेशनल ऑनर. इट वॉज अगेंस्ट ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड लिबर्टी. यस, ये काला कानून था, राइट. ये हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे एक धब्बा था. इट वॉज अ ब्लॉट.
राइट, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट सेंट अ वेव ऑफ एंगर and unrest throughout the country. Gandhiji appeared on the stage, ठीक है, and launched a satyagraha movement against this act. A new enthusiasm gripped the whole country. There were strikes everywhere, meetings were held, processions were taken out. The people rose unitedly against this act. A hartal was observed all over India on 6th of April 1919. Soon Gandhiji became an all India leader. ठीक है, तो इसीलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने क्या किया है, मॉडर्न हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 1885 से 1905, 1905 से 1919 एंड 1919 से 1947. तो ये लास्ट वाला पार्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं, गांधीयन एरा, है ना. तो यही से गांधीयन एरा शुरू होता है जब रॉलेट एक्ट पास होता है तब से, ठीक है, राइट. अब ऐसा नहीं कि इसके पहले गांधी जी नहीं थे, है ना. आपने देखा खेड़ा में गए, चंपारण गए, अहमदाबाद गए, राइट. लेकिन क्या है, यहीं से गांधी जी बिकेम व्हाट, एन ऑल इंडिया लीडर. ओके, efforts were made to observe hartals in a peaceful manner, but incidents of public obstruction, rioting, violence and shooting take place in Delhi, Calcutta, Ahmedabad, Punjab, etc. as the wave of anger engulfed the whole country. तो क्या है, एक तरीके से गांधी जी जो सत्याग्रह चाहते थे, जो नॉन वायलेंस, जो अहिंसा चाहते थे, वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा था. बिकॉज क्या है, लोगों को पता ही नहीं था गांधी जी की मेथड्स के बारे में, राइट. और इसीलिए 1922 में क्या होता है, गांधी जी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉरी अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है, लेकिन क्या है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर देते हैं. ओके, तो ये इसी की वजह से कि भाई वायलेंस हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, ठीक है, मारामारी हो रही है वगैरह वगैरह, राइट. तो ये सारी चीजें हो रही है. अब गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट वही करेगा, लाठी चार्ज करेगा हमारे लीडर्स को, या जो भी क्रिमिनल्स है, या जो भी सत्याग्रहीज है, या लेट अस से जो वायलेंस कर रहे हैं, जो राइटिंग कर रहे हैं, उसको जेल में भरेगा. यही करेगा ना, सरकार क्या करती है, हमेशा यही करती है. ओके, तो यही होता है. अब देखिए, इसके बाद वाला टॉपिक है, वो है जलियांवाला बाग ट्रेजेडी. अब होता क्या है, 6 अप्रैल को आपने हड़ताल का कहेंगे कि ऑर्डर दिया, हड़ताल की हमने, सब कुछ किया, वायलेंस भी होता है. अब यही समय पे कहेंगे कि पंजाब में एक एजिटेशन होता है. वो एजिटेशन क्या होता है, तो कहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जिनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, एंड डॉक्टर सत्यपाल, राइट. ये दो प्रोमिनेंट लीडर्स जो है, इनको सरकार अरेस्ट कर लेती है अंडर रॉलेट एक्ट, ठीक है. रॉलेट एक्ट के अंडर ही इनको अरेस्ट कर लिया जाता है. ये लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, गांधी जी के कहने पर ये सब प्रोटेस्ट कर रहे थे. और यही आंदोलनकारी को, यही प्रोटेस्टर्स को क्या करता है, सरकार जो है रॉलेट एक्ट के अंदर बंद कर देती है. ओके, तो अब क्या होता है कि ये जो लीडर्स है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, इनको रिहा करने के लिए, ठीक है, अगेन क्या होता है, प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, राइट. और फिर आगे समझाता हूं क्या होता है कि आगे जो है पंजाब में अमृतसर है, वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, और वहां का जो कमिश्नर होता है, ठीक है, उसके घर के सामने इकट्ठा होके ये जो लीडर्स है, उनकी रिहाई की मांग करते हैं, राइट, कि हमारे लीडर्स को आप रिहा करिए. लेकिन होता क्या है, अगेन वहां पर वायलेंस हो जाता है, गोलीबारी होती है, और पूरे पंजाब में कर्फ्यू लग जाता है, ठीक है. लेकिन अगला दिन जो है वो बैसाखी का होता है, ठीक है. बैसाखी क्या है आपको पता होगा, इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है. हमारे भारत में, हमारा भारत जो एग्रीकल्चरल देश है, जो अग्रेरियन कंट्री है, ठीक है. तो ये अग्रेरियन कंट्री में हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं. सिर्फ पंजाब में नहीं होता, साउथ इंडिया में आप देखिए, केरला में ये पोंगल होता है, पोंगल आपने सुना होगा. आसाम में बिहू होता है, बिहू, ये भी आपने सुना होगा, पोंगल. आई एम नॉट श्योर कि पोंगल होता है या ओनम होता है. ओनम शायद न्यू ईयर होता है, लेकिन पोंगल जो है ये अगेन हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है. देख लेना कौन सा है ये, आई एम नॉट श्योर, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं.
पोंगल और ओणम के बीच में, लेकिन पोंगल ही होता है शायद जहां तक मुझे पता है। तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल था, ठीक है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल हो रहा होता है, बैसाखी था, ठीक है, राइट। और इसी दिन लोगों ने कहा कि चलिए अब जलियांवाला में जाते हैं, वहां पर जाके प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या था, कर्फ्यू लग चुका था, है ना, राइट। तो कर्फ्यू का उल्लंघन करना था, मतलब उल्लंघन हो रहा था एक तरीके से। तो यहाँ पर जो उस समय का जो मिलिट्री सुपरिटेंडेंट था, जिसका नाम जनरल डायर था, ठीक है, ये इन लोग को मजा चखाने के लिए बोले, इनको दिखाता हूं मैं कि ताकत क्या होता है, क्या क्या कर्फ्यू जो लगा है, ठीक है, उसका उल्लंघन करने का रिजल्ट क्या होता है, अंजाम क्या होता है, ठीक है। तो ये सब बाद में समझाऊंगा क्या है, लेकिन अभी पढ़ते हैं, पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके प्रेशर में ये सब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत समझाते जाऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आप समझिए कि ये प्रोटेस्ट इतना इंपॉर्टेंट था, राइट। मतलब ये जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी हुआ, ठीक है, जो मैसेकर हुआ, ये बहुत ही कहेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ओके, हमारे इंडियन हिस्ट्री पे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, देयर अकर्ड अ मैसेकर एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर ऑन 13th of April 1919, ठीक है। तो आप समझिए कि 6 अप्रैल से ये शुरू हुआ रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और 13 अप्रैल को ही एक कांड हो जाता है, और वो कांड क्या होता है, जलियांवाला बाग, ठीक है, राइट। तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन में आप सोच सकते हैं किस तरीके से हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट जोरों शोरों से एकदम जोर पकड़ रहा था, राइट, कि भाई ये कांड हो गया। अब देखिए क्या लिखा है आगे, लिखा है अ पीसफुल स्ट्राइक was organized at Amritsar on March 30 and April 6, 1919 to protest against the Rowlatt Act. The principal leaders of Congress, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlev, were arrested and deported to Dharamshala. This sparked off a strike in the city. The people marched in a procession to the residence of Deputy Commissioner to demand the release of these leaders. क्या होता है, पहले तो सैफुद्दीन को और कहेंगे कि सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है, और उनको रिहाई करने के लिए, मतलब अपोज करने के लिए, उनकी रिहाई करवाने के लिए अगेन एक प्रोसेशन निकाला जाता है, जो कहा जाते हैं, ये लोग जाते हैं रेसिडेंस ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर, कि भाई इनको आप रिहा कीजिए। लेकिन क्या होता है, अगेन द पुलिस फायर 2 राउंड्स टू डिस्पर्स द मॉब, राइट। अब ये देखो मॉब में बदल चुका है, अब ये जो शांतिमय जो प्रदर्शन था, जो प्रोसेशन था, ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो चुका है मॉब में। अब देखते ही देखते क्या होता है, देखते ही देखते इसकी जो आग है, ये जो किस्सा हुआ, इसकी आग पूरे पंजाब में फैल जाती है, और शाम होते होते आए दिन जैसे राइट्स होते हैं ना, ठीक है, वैसे राइट्स होने लगते हैं, इस तरीके से होता है, लूटपाट होती है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में या जो भी है। और सबसे जो नेगेटिव चीज होता है वो ये होता है कि इसी शाम को कहेंगे कि 2 महिलाएं, जो ब्रिटिश महिलाएं थी, ठीक है, इनको मार दिया जाता है। अब इससे गुस्सा हो जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट, ठीक है, और फिर जनरल डायर को चार्ज सौंप देती है, बोलते कि भाई पूरा पंजाब जो है, ठीक है, खास करके अमृतसर जो है, ये यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आ चुका है, तो यहाँ पर जाकर आप संभालिए कि आप वापस से शांतिमय तरीके से शांति स्थापित कीजिए पंजाब में, ठीक है, ये चीज होती है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। हाँ, और ये जो अब ये लिखा है कि नहीं लिखा मुझे पता नहीं, लेकिन जहां पर ये ब्रिटिश वुमेन को जहां पर मारा गया था ना, ठीक है, तो लोगों को वो मतलब एक नया रूल निकाला था एक तरीके से, क्या, कि भाई लोगों को है ना रास्ते से हॉप करके जाना है, ठीक है, कूद कर जाना है, ठीक है, ऐसा पुलिस वाले करवाते थे। फिर ये नहीं हुआ तो लोगों को रेंगते हुए जाना है, क्रॉल करते हुए जाना है, राइट। मतलब इतना गंदा सिचुएशन हो चुका था कि मैंने जहां, मतलब मेरे एक बुक है वहां से पढ़ा है मैंने, तो वहां लिखा है कि लोगों के घर में पुलिस घुस जाती थी और उनके लाइट फैन सब ले लेती थी, उनके पर्सनल व्हीकल्स भी ले लेती थी, और दे देती थी अपने पुलिस वालों को यूज करने के लिए। ऐसा माहौल हो चुका था इस समय पे, ठीक है। तो बस यही लिखा है, अब आगे देखते हैं क्या है। द पुलिस फायर्ड 2 राउंड्स टू डिस्पर्स द मॉब। द रिजल्ट वाज द मॉब fury at Amritsar. The mob burned the government buildings, looted godowns, killed a few officers, injured 2 British women. The army was called in to restore the order. General Dyer took the charge of Amritsar on 11th of April 1919. ठीक है,
राइट। तो क्या है, अभी 13 अप्रैल आया नहीं है, 13 अप्रैल के पहले की बात कर रहा हूं मैं, कब, 11 अप्रैल को ये सारी चीजें होती है। नाउ he took several repressive measures to restore the order। आ गया ना, बस यही repressive measures थे, क्या थे, घरों की बिजली के तार काट देना, मतलब कनेक्शन काट देना है, पानी का सप्लाई तोड़ देना है, यही सब चीजें पुलिस वाले या जनरल डायर के अंडर जो भी थे वो लोग कर रहे थे, राइट। एज अ रिजल्ट अ प्रोटेस्ट मीटिंग वॉज हेल्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन April 13, 1919। जनरल डायर रीच देयर विथ हिज ट्रूप्स, ठीक है। ही वॉन्टेड टू स्ट्राइक टेरर इन द होल पंजाब, मतलब क्या है, लोगों को मजा चखाना था उसको कि भाई आज मतलब देखो कि हमारी बात न मानने का अ, अंजाम क्या होता है एक तरीके से। हाँ लिखा ही है ना, टू टीच अ लेसन टू द पीपल, राइट। तो लोगों को सबक सिखाना चाहता था वो, राइट। और इसीलिए क्या किया, जनरल डायर अपना एक छोटा सा टुकड़ी लेकर, एक छोटा सा बटालियन लेकर पहुंच जाता है जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग अगर आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में या आप लोग कभी गए होंगे, राइट, तो वो बाग कैसा है, वो बाग ऐसे बीच में खुला मैदान है और यहाँ पे एक सिंगल एंट्री है, पतली सी गली है और आसपास कहेंगे घर है, बिल्डिंग्स है या जो भी है, राइट। तो पीपल यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अब भाई साहब आते हैं अंदर, ठीक है, और बोलते हैं आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। और जैसे ही मैं कहूँ जब तक आपका असला बारूद जो है या फिर आपकी जो गोलियां हैं वो खत्म ना हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए, तब तक इनके ऊपर आप क्या करेंगे, फायरिंग करेंगे। जैसे ही मैं फायर कर बोलूंगा वैसे, तो उसमें से उसका एक जो असिस्टेंट होता है वो बोलता भी है, बोलता है कि क्या इनको हमें वार्निंग नहीं देनी चाहिए हमें फायर करने से पहले। तो जनरल डायर बोलता है कि इनको ऑलरेडी मैं वार्निंग दे चुका हूं, ठीक है, राइट। तो बहुत सारे मतलब अनगिनत लोग, तकरीबन ऑफिशियल सोर्सेज क्या कहते हैं, ऑफिशियल सोर्सेज मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि 300 लोग मारे गए और 1000 लोग घायल हो गए। लेकिन जब बाद में इसका कमेटी बिठाई गई उसके बारे में पता लगाया गया लोकल सोर्सेज से, तो पता लगा कि तकरीबन 1000 से लेके 3000 लोग मारे गए हैं। आप सोचिए तो कितना बड़ा मैसेकर हुआ होगा। मैसेकर समझते हैं, मैसेकर का मतलब क्या होता है, मैसेकर का मतलब होता है एक तरीके से मारना, अंधाधुंध तरीके से मारना, ठीक है। तो यही होता है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स to open fire on the unarmed people. Firing continued till the whole ammunition was exhausted। ठीक है, जब तक आपका गोली खत्म ना हो जाए तब तक आप फायर करते रहिए। अब सोचिए उस प्रोसेशन में महिलाएं थी, बूढ़े बुजुर्ग थे, बच्चे थे, ठीक है, राइट, ये सब थे। मैंने जहाँ पे पढ़ा है ना, या मैंने फिल्म भी देखी है इनके बारे में, तो उससे पूछा जाता है, जनरल डायर से पूछा जाता है कि भाई साहब तेरे को पता था कि इसके अंदर महिलाएं भी है, ये जो प्रोसेशन है या जो मीटिंग चल रहा है इसके अंदर महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, फिर भी तूने गोली चलाई? बोले हाँ चलाई। फिर बोलता है कि तूने किसी को, चलो खत्म हो गया ये सब चीजें, फिर कोई तेरे से हेल्प मांगने आया, तूने हेल्प किया? बोले अगर कोई मांगने आता तो मैं हेल्प करता। तो वो सामने वाला पूछता है कि तू क्या एक्सपेक्ट करता है कि किसी को गोली लगी है, किसी बच्चे को गोली लगी है, ठीक है, वो तुझसे हेल्प कैसे मांगेगा? तू जाकर देखता तो सही कि कितने लोग वुंड, मतलब कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मरते हैं। तो वो कोई आंसर देता नहीं है। सोचिए इतना मतलब नेगेटिव था ये इंसान, राइट। और अभी हाल ही में आपको पता है मैं बहुत सारी न्यूज पढ़ते रहता हूं, तो अभी हाल ही में उधम सिंह, आपने नाम सुना है? उधम सिंह का नाम सुना है बेटा? वेल या देयर वाज अ वेल इन द मिडल आल्सो, यस, ये भी बताऊंगा मैं आपको। महाराष्ट्र, नो। तीर्थ पंचाल, नो। नो वन हैज हर्ड अबाउट हिम। क्या बात करते हो यार, कम ऑन। अच्छा, एक ही स्टूडेंट है जिसको पता है, बाकी सब फटाफट फटाफट कमेंट करिए, कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम। अब ये उधम सिंह गलती से ला दिया बीच में, फटाफट कमेंट करो यस और नो, तो समझाऊंगा। ओके ओके, अच्छा ठीक है, चलिए, नो नो नो, चलो कोई नहीं। देखो उधम सिंह महाराज, ठीक है, बड़े ही रेस्पेक्ट से नाम लूंगा, आई एम प्राउड ऑफ हिम। भले इसने वॉयलेंस किया जो भी किया, लेकिन सही किया, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है, मैं बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पढ़ते रहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पढ़ता हूँ, पढ़ाई नहीं करता, अपना न्यूज़ ही पढ़ते रहता हूँ। तो अभी हाल ही में इनका बर्थडे या जयंती गया था, ठीक है, उधम सिंह का।
और क्या है कि जैसे ये जलियांवाला बाग खत्म होता है ना, ही वॉज प्रेजेंट इन दिस मैसेकर, ठीक है, ये उसी भीड़ का एक हिस्सा थे। आई एम नॉट श्योर कि इनका रिलेशन क्या है, लेकिन तकरीबन जब ये बड़े होते हैं, ठीक है, उधम सिंह जब बड़े होते हैं तकरीबन 15 साल बाद, तो ये जाते हैं लंदन, ठीक है, और लंदन जाके देखो यहाँ पर ये जनरल डायर है जिसने ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन इसी का ही, जैसे हम लोग आईएएस में कैसा था, डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, राइट, तो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसका नाम भी ड्वायर था, रेजिनल ड्वायर, ठीक है। तो उधम सिंह क्या करते हैं, उधम सिंह यहाँ पर कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग हो रहा था, मतलब एक मीटिंग जैसा था ब्रिटिशर्स का, तो वहां पर जाते हैं और एक बुक में रिवॉल्वर पिस्टल लेके जाते हैं और जाकर इसको मार देते हैं, बदला लेते हैं, एक तरीके से जलियांवाला बाग में जो ट्रेजेडी हुआ था, जो कांड हुआ था, ठीक है, राइट, तो डायर को मार देते हैं। आया समझ में? इसीलिए उधम सिंह का नाम हिस्ट्री में लिया जाता है। ओके, तो उधम सिंह कौन थे, समझ में आया बेटा अभी? उधम सिंह कौन थे जिन्होंने जनरल डायर को मारा था, लंदन जाके मारा था, बदला लिया था कि जलियांवाला बाग जो आपने जो कांड किया है वो बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही मतलब क्रूअल था, डिस्पोटिक था। ओके, ठीक है, तो ये उधम सिंह के बारे में मैं आपको भेज दूंगा अगर चाहिए तो लिंक, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, he ordered his troops to open fire on the unarmed people. Firing continued till the whole of the ammunition was exhausted. About 1,000 persons died and several thousands were wounded. They could not escape because there was only one narrow entrance to the बाग, और वही एंट्रेंस पे कौन खड़ा था, पुलिस के सिपाही खड़े थे। हाँ, अब जो कमीशन बिठाई जाती है ना, तो वो कमीशन में उसको पूछा जाता है कि भाई साहब तूने ऑर्डर दिया कि जहां पर लोग सबसे ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं वहां पर ज्यादा फायर करिए, मतलब जहां पर डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, वहां पर फायर करिए, ऐसा ऑर्डर दिया तूने? बोलता है हाँ दिया ही। ऐसा सोचिए कि ये कितना क्रूअल था, और सही किया उधम सिंह ने जो किया। इसको ऑफ द रिकॉर्ड समझिएगा, मैं कोई यहाँ पर पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करना चाहता और कोई विवाद में फंसना नहीं चाहता, लेकिन मेरे हिसाब से सही किया उधम सिंह ने जो भी किया, कि इतना मतलब कहते हैं ना, ऐसा कौन क्रूअल हो सकता है कि जो औरतों को बच्चों को नहीं बख्शता एंड कहता है कि जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं बचने के लिए वहां पर मारो, ठीक है, राइट, इस तरीके से। तो सही किया, उधम सिंह इज माई हीरो पर्सनली। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, दे कुड नॉट एस्केप बिकॉज देर वॉज ओनली वन नैरो एंट्रेंस टू द बाग, ठीक है। और जैसे कि अभी मैंने कमेंट में देखा कि भाई वो बाग के बीच में एक कुआं था, लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि कुएं में सब लोग कूदेंगे तो फिर कोई बचेगा नहीं, राइट, तो ये चीज होती है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ ह्यूमिलिएटिंग ऑर्डर्स. Curfew was imposed in the city. The water and electricity supply were cut off. People were flogged and put in jails. People were made to crawl while passing through the lane where the two English women were attacked. Arrested persons were confined in cages. Property was confiscated or destroyed. हाँ, ये confined in cages वाला आपको बताता हूँ मैं क्या था, कि ये पुलिस वालों ने क्या किया था, ऐसे केजेस बनाए थे रोड पे, हाँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो भी आता है उसको केज में डाल देते हैं, भूखा प्यासा, दिन दहाड़े, मतलब दिन में, गर्मी में, या जो भी है, ठंडी में, या जो भी है, ठीक है, इस तरीके से। प्रॉपर्टी वॉज कन्फिस्केटेड, लोगों की प्रॉपर्टी ये लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दी। मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया, पानी का सप्लाई कट कर दिया इस सिटी का, फिर लोगों की पर्सनल जो व्हीकल्स थे वो लेकर जाते, घर के अंदर जो सामान था वो लेकर चले जाते, लाइट फैन जो भी है सब कुछ लेकर चले जाते, राइट। तो इस तरीके से बर्ताव किया गया था हमारे साथ अमृतसर में, राइट, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा, डू आई हैव अ टाइम? टाइम है, ओके, चलिए। इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑन द नेशनल मूवमेंट। छोटा ही टॉपिक है, खत्म करता हूं, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में खिलाफत मूवमेंट देखेंगे क्या है। द जलियांवाला बाग मैसेकर had a great significance in the history of India. It also had a great impact on the Indian politics. और हाँ, चलो ठीक है, जलियांवाला बाग समझा ही दिया है, तो अभी रिसेंटली
2016 में या 2018 में, ठीक है, मतलब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, कैमरून करके थे, देखो यार 2-3 साल पहले की बात है, तो ये भारत आए थे। तो ये भारत में आकर इन्होंने श्रद्धांजलि दी, जो शहीद हुए थे ना, ही वॉज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, ठीक है, कि जलियांवाला बाग में जो हुआ था, मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री और ये भाई साहब भी थे, तो ये जाकर वो फूल अर्पित किए वहाँ के, जो वहाँ पर जो म्यूजियम बना है, जो मेमोरियल बना है, म्यूजियम तो नहीं कहूँगा, मेमोरियल बना है वहाँ पर, ठीक है, आपके बुक में उसका फोटो भी है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर इन्होंने फूल अर्पित किए और एक तरीके से शोक जताया कि भाई हाँ सही है, ये हमने गलत किया था। ओके, अब आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर हैड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इट आल्सो हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स. The inhuman atrocities committed on the people gave a severe blow to the honor, dignity, and prestige of the British government. It marred permanently the government's relations with the Indian subjects. Marred का मतलब हमारे जो relations थे अब इतने मीठे नहीं रहे थे, right? या इतने फ्रेंडली नहीं रहे थे। फिर आगे देखो क्या लिखा है। इवन द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये टैगोर है, टैगोर नहीं है, इट इज ठाकुर ओनली, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू माय व्हाट्सएप स्टेटस, आप देख सकते हैं। ओके, आ गया तो बता देता हूं, आप लोगों ने मेरा स्टेटस देखा होगा। ओके, टैगोर, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि सिपाही को सिपॉय कहा जाता था, ठीक है, ब्रिटिश लैंग्वेज में, तो ये ओरिजिनली ठाकुर ही है, लेकिन टैगोर। ओके, तो आप मेरा स्टेटस देख के पता लगा सकते हैं कि मैं किसका मजाक उड़ा रहा हूं, ठीक है। ओके, अब आगे आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। सो इवन द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड अगेंस्ट, अभी नाइटहुड क्या है, एक टाइटल है, ओके, और ये रिनाउंस करना मतलब वापस दे दिया, बोले मैं नहीं लूंगा टाइटल, आप लोगों ने इतना बदसुल्की किया है, इतना एट्रोसिटीज किया है हमारी जनता के ऊपर, निर्दोषों को, निहत्तों को आपने मार दिया एक तरीके से, ठीक है। तो यही चीज है, अगेंस्ट द एट्रोसिटीज कमिटेड इन द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। और सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर ही नहीं, गांधी जी ने अपना जो टाइटल था, जो इनको साउथ अफ्रीका से मिला था, केसरे हिंद, ठीक है, ये टाइटल भी इन्होंने वापस लौटा दिया। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सब कौन थे, अवार्ड वापसी वाले गैंग थे, ठीक है। आज आपने सुना होगा ये अवार्ड वापसी गैंग क्या है। तो भाई ऐसा नहीं है कि आजकल ही हमने, देखो हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है, राइट। तो हम एक तरीके से गवर्नमेंट से डाइसेंड करने के लिए, मतलब हम गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं रखते, आपकी बात से ताल्लुक नहीं रखते, हम आपको अपोज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरीके के स्टेप्स उठाते हैं, नाइटहुड का टाइटल रिनाउंस करना या अपना कैसर हिंद का टाइटल रिनाउंस करना, तो ये सब चीजें हुई थी। ओके, व्हेन द गवर्नमेंट रिप्रेशन फेल्ड in intimidating the people, the morale of the Indian people was raised sky high and they jumped in the struggle for freedom with great vigor and courage. The people lost faith in the British rule and some took the path of the violent struggle to get rid of it. Even Mahatma Gandhi became the avowed enemy of the British rule with the cooperation of Ali brothers. अभी Ali brothers आ गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि गांधी जी को क्या है, गांधी जी एक बढ़िया से कहेंगे कि सत्याग्रही थे, ठीक है, इनको बस इंग्रेडिएंट दे दो, राइट, कुछ भी चीजें, और ये शुरू कर देते सत्याग्रह, इनको बहाना चाहिए था एक तरीके से, बहुत ही ग्रेट मतलब सत्याग्रही थे। तो क्या किया, देखो अब आगे जाके हम जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे ना, राइट, तब आप सोच समझिए इस चीज को कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का मुद्दा उठाया, जलियांवाला बाग का मुद्दा उठाया, और आगे जाके जब हम खिलाफत मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसका मुद्दा उठाया, ये तीनों का मुद्दा उठाया, एकदम मस्त से इसको कहेंगे कि परोसा जनता के सामने, और बोला कि नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब तक सरकार जो है ये सब चीजों को माफी नहीं मांगती या लेटर से जो भी है, ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे। तो विद द कॉपरेशन ऑफ अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, हु स्पीयर हेडेड का मतलब लीडर, ठीक है, दे वर द लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, ही लॉन्च्ड हिज फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1920। 1920 में आके क्या किया, गांधी जी ने शुरू किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम मूवमेंट। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे खिलाफत मूवमेंट, और खिलाफत मूवमेंट के बाद आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहां तक क्लियर है, आई होप।
गाइस